ऐतिहासिक व्यक्तित्व। आवाबाई वाडिया दुनिया भर में काफी लंबे समय से एक बड़ी चिंता और चर्चा का विषय रही है आबादी। भारत और दुनिया के अन्य देशों में बढ़ती आबादी को रोकने के लिए कई बार ठोस कदम उठाने की कोशिश की गई। साथ ही भारत के इतिहास में भी कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया। उन्हीं नामों में एक नाम शामिल है पद्मश्री आवाबाई वाडिया का। प्रमुख तथ्य: 18 सितंबर 1913 को कोलंबो के एक प्रगतिशील पारसी परिवार में जन्मी आवाबाई वाडिया के पिता दोशबजी मुंचरेजी एक शिपिंग अधिकारी थे और उनकी मां फिरोजबाई अरसेवाला मेहता गृहिणी थीं। 19 वर्ष की उम्र में आवाबाई वाडिया यूनाइटेड किंगडम में बार परीक्षा पास करने वाली सीलोन, अब श्रीलंका की पहली महिला बनी। उनकी सफलता ने सीलोन सरकार को महिलाओं को देश में कानून की पढ़ाई करने की अनुमति देने के लिए मजबूर कर दिया। वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने लैंगिक भेदभाव के बावजूद लंदन और कोलंबो दोनों जगहों पर काम किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो बॉम्बे आ गईं और खुद को सामाजिक कार्यों में लगा दिया, लेकिन उनके काम को असली पहचान तब मिली जब उन्होंने परिवार नियोजन पर काम करना शुरू किया। आवाबाई ने अपनी आत्मकथा द लाइट इज अवर में लिखा, मैं बॉम्बे में एक महिला डॉक्टर से बहुत प्रभावित हुई जिन्होंने कहा कि मौजूदा समय में महिलाएं गर्भावस्था और स्तनपान के बीच तब तक झूलती रहती हैं जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। बस यही वो समय था जब सामाजिक बहिष्कार के खतरे के बावजूद वाडिया इस मुद्दे में होसी गईं और परिवार नियोजन की दिशा में काम करने का फैसला लिया। आवाबाई ने 26 अप्रैल 1946 को बोमनजी खुर्शेदजी वाडिया से शादी की। 1949 में उन्होंने फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना में मदद की और 34 वर्षों तक इसका नेतृत्व किया। FPAI का काम गर्भनिरोधक विधियों को बढ़ावा देने से लेकर प्रजनन सेवाएं प्रदान करने तक था। ये वाडिया के प्रयासों का ही नतीजा था कि भारत सरकार 1951-52 में परिवार नियोजन नीतियों को आधिकारिक रूप से बढ़ावा देने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई। वाडिया के नेतृत्व में FPAI ने भारत के कुछ सबसे गरीब क्षेत्रों के लोगों के साथ काम करते हुए एक समुदाय आधारित दृष्टिकोण अपनाया। उनका मानना था कि कुछ भी करो लेकिन परिवार नियोजन तो होना ही चाहिए। FPAI ने लोगों तक अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए काफी बड़ी संख्या में पेड़ लगाकर जंगल तैयार करने से लेकर सड़क निर्माण तक की परियोजनाएं शुरू की। FPAI की नई कार्यशैली ने जनता के विश्वास को बढ़ावा दिया और इसका परिणाम ये रहा कि कर्नाटक के मलूर में 1970 के दशक में शुरू हुई एक परियोजना के परिणाम स्वरूप शिशु मृत्यु दर में कमी आई। विवाह की औसत आयु को बढ़ाया गया और साक्षरता दर दोगुनी हो गई। परियोजना को इतना लोकप्रिय समर्थन मिला कि FPAI एक बार जहां से काम करके हटती थी वहां ग्रामीण इसके आगे का काम अपने हाथों में ले लिया करते थे। लेकिन 1975 से 77 के दौरान इसे लोगों पर जबरदस्ती थोपे जाने के कारण ये पूरा कार्यक्रम बदनाम हो गया। 1980 के दशक की शुरुआत में वाडिया को IPPF के अध्यक्ष के रूप में एक और विकट चुनौती का सामना करना पड़ा। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने ऐसे किसी भी संगठन की फंडिंग में कटौती की जो गर्भपात सेवाएं प्रदान करता है या उसका समर्थन करता है। हालांकि IPPF ने आधिकारिक तौर पर गर्भपात को कभी बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन इसके कुछ सहयोगियों ने उन देशों में गर्भपात सेवाएं प्रदान की जहां ये कानूनी था। IPPF ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए अमेरिकी दबाव में आने से इनकार कर दिया
और इसका नतीजा ये हुआ कि उनके कार्यक्रमों को नुकसान हुआ। अवाबाई भारत में परिवार नियोजन आंदोलन के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थीं। अवाबाई का मानना था कि परिवार नियोजन को समग्र सामाजिक आर्थिक विकास से अलग नहीं किया जा सकता है। अवाबाई वाडिया को उनके कार्यों के लिए वर्ष 1971 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2005 में जब उनकी मृत्यु हुई तब तक वो परिवार नियोजन आंदोलन के कारण विश्व स्तर पर सम्मानित महिला बन चुकी थीं। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का जन्म 14 अक्टूबर 1643 को बुरहानपुर में हुआ था। बहादुर शाह प्रथम मुगल सम्राट औरंगजेब और नवाब बाई का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका वास्तविक नाम कुतुब उद्दीन मोहम्मद मुअज्जम था और औरंगजेब उसे शाह आलम भी कहकर बुलाता था। उसे शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख तथ्य: बहादुर शाह प्रथम को सन 1663 ईस्वी में दक्षिण के दक्कन पठार क्षेत्र और मध्य भारत में पिता का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। सन 1683 से 1684 ईस्वी में उसने दक्षिण बम्बई, वर्तमान मुंबई, गोवा के पुर्तगाली इलाकों में मराठों के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया था। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद बहादुर शाह और उसके 3 भाइयों में मुगल बादशाह बनने के लिए उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, जिसमें बहादुर शाह प्रथम विजयी हुआ। उसने मई 1707 में लाहौर के उत्तर में स्थित शाहदौला नामक पुल पर अपने को बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। बहादुर शाह ने गद्दी पर बैठते ही मुनीम खां को अपना वजीर नियुक्त किया। औरंगजेब के समय के वजीर असद खां को वकील मुतलक का पद दिया और उसके साथ ही उसके बेटे जुल्फिकार खां को उसने मीरबख्शी बनाया। पृष्ठ संख्या 82। बहादुर शाह प्रथम ने जिस तरह से अपने दरबार में पदों और ओहदों का वितरण किया, उससे उसके दरबार में षड्यंत्र का सिलसिला शुरू हो गया था। दरबार में 2 दल बन गए थे, ईरानी दल और तुरानी दल। ईरानी दल शियामत को मानने वाले थे, जिसमें असद खां तथा उसके बेटे जुल्फिकार खां जैसे सरदार थे, जबकि तुरानी दल सुन्नी मत के समर्थक थे, जिसमें चिनकिलिच खां तथा फिरोज गाजिउद्दीन जंग जैसे लोग थे। बहादुर शाह प्रथम ने जजिया कर को समाप्त नहीं किया था, पर इसे उदार जरूर बना दिया था। अपने छोटे से शासनावधि के दौरान बहादुर शाह ने संगीत को नए सिरे से समर्थन भी दिया। ऐसा कहा जाता है कि बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल के दौरान मंदिरों को नहीं तोड़ा गया था। बहादुर शाह प्रथम के विषय में प्रसिद्ध लेखक असर सिडनी ओवन ने लिखा है कि ये अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का तीव्रगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राटों की राजनीतिक तुच्छता और शक्तिहीनता का द्योतक था। 27 फरवरी 1712 को लाहौर में शालीमार बाग का पुनर्निर्माण करते समय बहादुर शाह की मौत हो गई थी। उसकी कब्र मेहरौली में 13वीं शताब्दी की सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के निकट शाह आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय के साथ मोती मस्जिद में है। महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे एक प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रवादी, विद्वान, समाज सुधारक और न्यायविद थे। रानाडे ने सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का कड़ा विरोध किया और समाज सुधार के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज सुधार संगठनों जैसे प्रार्थना समाज, आर्य समाज और ब्रह्म समाज ने रानाडे को बहुत प्रभावित किया था। प्रमुख तथ्य: महादेव गोविंद रानाडे का जन्म 18 जनवरी
1842 में महाराष्ट्र के नासिक के एक छोटे से कस्बे निफाड़ में हुआ था। ब्रिटिश शासन में सरकारी नौकरी में काम करते हुए गोविंद रानाडे ने आम जनता से लगातार संपर्क बनाए रखा और उन्हें देशहित के कार्यों के लिए प्रेरित किया। वे मानते थे कि मनुष्य की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक प्रगति एक दूसरे पर आश्रित है। रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। रानाडे ने स्त्रियों की परतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, जातिगत संकीर्णता के आधार पर सजातीय विवाह, स्त्रियों में अशिक्षा और उपेक्षा, विदेश यात्रा निषेध आदि का विरोध किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा का प्रचार किया और वे बाल विवाह के कट्टर विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। रानाडे ने शुद्धि आंदोलन को प्रारंभ किया, जिसे अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। रानाडे ने एक आस्तिक की धर्म में आस्था नाम 39 अनुच्छेदों वाली पुस्तक लिखी। कर्वे के सहयोग से इन्होंने 1867 में विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। महादेव गोविंद रानाडे ने पूना में 1871 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करना तथा महाराष्ट्र में समाज सुधार करना था। भारतीयों में शिक्षा के प्रसार व अज्ञानता के विनाश के उद्देश्य से 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को ही कालांतर में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया गया। महादेव गोविंद रानाडे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था और 1885 ईस्वी के उसके प्रथम मुंबई अधिवेशन में भाग भी लिया। वे स्वदेशी के समर्थक थे और देश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग पर बल देते थे। रानाडे ने विधवा पुनर्विवाह, मालगुजारी कानून, राजाराम मोहन रॉय की जीवनी, मराठों का उत्कर्ष, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आदि रचनाएं लिखीं। उन्होंने एक एंग्लो मराठी पत्र इंदु प्रकाश का संपादन भी किया। देश सेवा में पूरा जीवन देने वाले रानाडे का निधन 16 जनवरी 1901 को हो गया। सरला देवी चौधरानी 19वीं सदी के बंगाल में समाज सुधार से जुड़े उस टैगोर परिवार में 9 सितंबर 1872 को सरला देवी का जन्म हुआ, जो बंगाल का निर्विवाद सबसे अधिक गरिमाशाली परिवार था। सरला देवी की मां स्वर्ण कुमारी स्वयं एक प्रतिष्ठित लेखिका थीं, जो महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर की बेटी तथा रविंद्रनाथ ठाकुर की बड़ी बहन थीं। सरला के पिता जानकीनाथ घोषाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक काल के समर्थक एक स्थानीय जमींदार के पुत्र थे। प्रमुख तथ्य: विपुल और समृद्ध परिवार में पली बड़ी सरला देवी में बचपन से ही बंगाली होने की गजब स्वाभिमानी चेतना थी, जो बाद में राष्ट्र चेतना में तब्दील हुई जब उन्होंने स्वयं को स्वदेशी आंदोलन से जोड़ा। सरला देवी ने तब शादी की जब वो 33 वर्षीय रामभुज दत्त चौधरी की वकील सह पत्रकार थीं। शादी के बाद वो उसके साथ पंजाब चली गईं और वहां राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दिया। उन्होंने संगीत के माध्यम से राजनीति में अपना सक्रिय प्रवेश किया। उनका मिशन केवल गाने के लिए नहीं था, बल्कि विदेशी आकाओं से गुलामी की गहरी नींद से एक राष्ट्र को जगाने के लिए भी था। यद्यपि रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम की पहली 2 पंक्तियों के लिए धुन तैयार की, लेकिन ये सरला देवी थीं जिन्होंने बाकी संगीत प्रस्तुत किया। उन्होंने इस आत्मा प्रेरक गीत को कांग्रेस के बनारस सत्र में गाया और इस गीत की देशव्यापी लोकप्रियता में व्यापक योगदान दिया, जो बाद में राष्ट्रीय गीत बन गया। उन्होंने अच्छी संख्या में राष्ट्रीय गीतों की रचना की। सरला देवी हिंदू ब्रह्म समुदाय से ताल्लुक रखती थीं, जिन्होंने बंगाल में 19वीं सदी के सुधार आंदोलन में
अग्रणी भूमिका निभाई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान जब गांधी लाहौर आए तब सरला देवी के अतिथि बने। यहीं पर वो गांधी के निकट आईं और उनकी अनुयायी बन गईं। पंजाब में रहकर सरला देवी ने महिलाओं की शिक्षा के प्रसार के लिए कई छोटे छोटे केंद्र खोले। इन्हीं केंद्रों को चलाते हुए उनके मन में महिला संगठन की कल्पना उभरी। विमेंस इंडिया एसोसिएशन, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना से पहले उन्होंने 1910 में एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना इलाहाबाद में की। सरला देवी ने बंगाली साहित्य को भी मूल्यवान सेवा प्रदान की। सरला देवी ने दुर्गा पूजा के दूसरे दिन वीरष्टमी उत्सव या नायकों का त्योहार की शुरुआत की, जिसमें बंगाल के युवाओं को वीरता के आदर्शों के साथ प्रेरित करने की दृष्टि से देखा गया। मेघनाद साहा। मेघनाद साहा का जन्म 6 अक्टूबर 1893 बांग्लादेश की राजधानी ढाका के करीब एक गांव शाऊरा टोली में हुआ था। साहा ने भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी का गौरव बढ़ाने के लिए कई कार्य किए। खगोल विज्ञान में साहा समीकरण को वर्षों से प्रयोग में लाया जा रहा है। ये उनकी खास देन है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक मेघनाद साहा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के खगोलविद थे। उनकी इस ख्याति का सर्व प्रमुख आधार है साहा समीकरण। साहा समीकरण तारों में भौतिक एवं रासायनिक स्थिति की व्याख्या करता है। प्रमुख तथ्य: मेघनाद साहा की आरंभिक शिक्षा ढाका कॉलेजिएट स्कूल में हुई और बाद में उन्होंने ढाका महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद वर्ष 1917 में क्वांटम फिजिक्स के प्राध्यापक के तौर पर उनकी नियुक्ति कोलकाता के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस में हो गई। अपने सहपाठी सत्येंद्र नाथ बोस के साथ मिलकर प्रोफेसर साहा ने आइंस्टाइन और मिंकोवस्की के शोध पत्रों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। वर्ष 1919 में अमेरिका के एक खगोल भौतिकी जर्नल में साहा का एक शोध पत्र छपा। ये वही शोध पत्र था जिसमें उन्होंने आयनीकरण फॉर्मूला प्रतिपादित किया था। ये फॉर्मूला खगोल शास्त्रियों को सूर्य और अन्य तारों के आंतरिक तापमान और दबाव की जानकारी देने में सक्षम है। एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री ने इस खोज को खगोल विज्ञान की 12वीं बड़ी खोज कहा है। ये समीकरण खगोल भौतिकी के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा और दूरगामी परिणाम लाने वाला सिद्ध हुआ। उनके इस सिद्धांत पर बाद में भी कई शोध किए गए। तत्वों के थर्मल आयनीकरण के जरिए सितारों के स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने के अध्ययन में साहा समीकरण का प्रयोग किया जाता है। ये समीकरण खगोल भौतिकी में सितारों के स्पेक्ट्रा की व्याख्या के लिए बुनियादी उपकरणों में से एक है। इसके आधार पर विभिन्न तारों के स्पेक्ट्रा का अध्ययन कर कोई भी उनके तापमान का पता लगा सकता है। प्रोफेसर साहा के समीकरण का उपयोग करते हुए तारों को बनाने वाले विभिन्न तत्वों के आयनीकरण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है। प्रोफेसर साहा ने सौर किरणों के वजन और दबाव को मापने के लिए एक उपकरण का भी आविष्कार किया। प्रोफेसर मेघनाद साहा ने कई वैज्ञानिक संस्थानों, समितियों जैसे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इंडियन फिजिकल सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग और कलकत्ता में परमाणु भौतिकी संस्थान का निर्माण करने में मदद की। वर्ष 1947 में साहा द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स का नाम उनके नाम पर साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स रख दिया गया। इसके अलावा उन्होंने विज्ञान और संस्कृति पत्रिका की स्थापना की और 16 फरवरी 1956 यानी अपनी मृत्यु तक इसके संपादक रहे। प्रोफेसर मेघनाद साहा का संपूर्ण जीवन भारतीय विज्ञान, भौतिकी और
देश की उन्नति को समर्पित रहा। प्रोफेसर मेघनाद साहा के एक सिद्धांत ऊंचे तापमान पर तत्वों के व्यवहार को यूरोप के प्रमुख वैज्ञानिक आइंस्टीन ने संसार को एक विशेष देन कहा। एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ प्रोफेसर साहा एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। उन्होंने देश की आज़ादी में भी योगदान दिया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते हुए ही मेघनाद क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। इसके बाद उनका संपर्क नेताजी सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद से भी रहा। भारत और उसकी समृद्धि में विज्ञान के महत्व को रेखांकित करने वाले प्रोफेसर मेघनाद साहा का आधुनिक और सक्षम भारत के निर्माण में अप्रतिमा योगदान है। ये भी एक रोचक तथ्य है कि वैज्ञानिक होने के साथ साथ प्रोफेसर साहा आम जनता में भी लोकप्रिय थे। वो वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा के चुनाव में कलकत्ता से भारी बहुमत से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीतकर आए। पृष्ठ संख्या 83।